इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता शाकिर अली साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी का चुनाव होने जा रहा है कल। नंदीग्राम में इलेक्शन है, शुभेंदु अधिकारी उनके सामने। और आज ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके, यानी धार्मिक पोलराइजेशन करके, ध्रुवीकरण करके ये चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा नहीं। और आप पिछले 2-3 दिन से ये सुन रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में के चुनाव में वो सारे मुद्दे आ गए जो आजकल चुनाव में सुनाई देते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है, घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, ये सारी चर्चा अब होने लगी है। लेकिन आपकी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है राकेश सिन्हा साहब। आमतौर पर मुख्यमंत्री चुनाव हारा नहीं करते हैं अपना, कल के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल अमित शाह जी की जो रैली थी, जो रोड शो था, उसमें जो लोगों का हुजूम था, वो हुजूम सिर्फ देखने नहीं आया था, उसमें उत्साह था, उसमें एक भावना थी, एक आशावाद थी। उधर ममता बनर्जी जी की नंदीग्राम में जो रैलियां हुई, साधारणतः जो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं वे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंबॉलिक रूप से 1 या 2 बार जाते हैं, उनका चुनाव जीतना निश्चित रहता है। लेकिन ममता बनर्जी जी ने नंदीग्राम में 5 दिन का समय दिया और लगातार वो मंदिर मंदिर घूमती रही। उनका डिस्प्रेशन इस स्तर तक आ गया कि वो एक परिवार के एक व्यक्ति को, मिस्टर पॉल को फ़ोन करके समर्थन मांग रही थी, जिसको एक शब्द है, हालांकि वो शब्द बहुत उचित नहीं है, लेकिन घिघियाना, कि आप मुझे समर्थन दीजिए। और उस व्यक्ति ने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए मुख्यमंत्री जी को सिर्फ ना ही नहीं कहा, एक संदेश दिया देश के लोगों को कि आप अपने मूल्यों को, सिद्धांतों को इससे सिर्फ ना छोड़ दीजिए कि कोई बड़ा व्यक्ति, राजनीति के शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आपको दूरभाष से या स्वयं मिलकर आपसे कोई अपील कर रहा है। मुझे लगता है मिस्टर पॉल का वह निर्णय सिर्फ एक नंदीग्राम के लिए सीमित नहीं है, पूरे देश की राजनीति के लिए एक मिसाल है। एक सामान्य कार्यकर्ता एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री उस राज्य की है, निश्चित रूप से उनकी अपनी एक लोकप्रियता, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको सीधे नकारता है। नकारता यह कहकर नहीं कि मुझे कुछ चाहिए बार्गेनिंग करके, नकारता 2 मुद्दों पर है कि मैं अब जिस खेमे में हूं, जिस सिद्धांत पर हूं, उसको बीच नाव में नहीं छोड़ सकता हूं, बीच नदी में नहीं छोड़ सकता हूं। एक दूसरा, उस व्यक्ति ने कहा कि आपके शासनकाल में जो गवर्नेंस की बात कही गई थी, उसमें मेरे जैसा व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति ने जो समर्थन किया, जो पार्टी के लिए संघर्ष किया, उसका एक छोटा सा काम, लेजिटिमेट काम नहीं हो पाया, तो आप क्या गवर्नेंस दे रही हैं? तो मुझे लगता है कि यह मेरे जैसे लोगों के लिए भी और सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए सीखने के लिए एक बड़ा संदेश था। लेकिन एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं सौरभ जी, देखिए, पश्चिम बंगाल में आपने एक इंट्रोडक्शन में कहा कि ममता जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण एक बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है। जो इस बंगाल ने, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ 10 सेकेंड में, पहले भी कहा था कि जिस बंगाल में कर्जन ने हिंदू मुस्लिम किया और बंगाल ने उसको अस्वीकार करके 1911 में हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभाजन को समाप्त करवा दिया था, उस बंगाल को ममता बनर्जी ने पार्टीशन के बाद फिर से हिंदू मुस्लिम करके एक ध्रुवीकरण किया। उसका जो काउंटर पोलराइजेशन है, दैट इज ए डेमोक्रेटिक पोलराइजेशन। हर ध्रुवीकरण सांप्रदायिक नहीं होता है। वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतांत्रिक ध्रुवीकरण किया, जिसके कारण बड़ी संख्या में, ठीक है, आपने 4-5 बातें कही। आपने पहला तो आरोप ये लगाया बनाम सांप्रदायिकता की कि बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण का इल्जाम होना चाहिए तो वो ममता बनर्जी के ऊपर होना चाहिए। ममता बनर्जी का वहां 5 दिन कैंप करना, एक बीजेपी कार्यकर्ता से मदद मांगना और उस वर्कर का मदद करने से इनकार कर देना, ये सब कुछ बता रहा है कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। शाकिर अली साहब, आपका जवाब। सौरभ भाई, देखिए, राकेश भाई जो भी बात बोले हो, मैं देखिए, हमको लगता है कि उनकी बंगाल की जमीन के बारे में उनको हकीकत मालूम नहीं है। देखिए, आज ये जो नंदीग्राम का मामला हुआ, अगर वो दीदी नंदीग्राम में अगर नहीं गई होती तो ये चुनाव भी इतना हाईटेक नहीं होता या इतना लोकप्रिय चुनाव नहीं हो जाता। ये नंदीग्राम का सीट पर पार्टिकुलर उस जगह के लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि नंदीग्राम की जो पहचान हुई है वो ममता बनर्जी से हुई है और आने वाले समय में नंदीग्राम की जनता ममता बनर्जी को ही जिताएगी। अब मैं मेन मुद्दे पर आना चाहता हूं, जिनमें जो बात ये राकेश भाई उठाए कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स। आप पूरे भारत में
जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप वहां जाके पूछिए कि वहां की जनता आपको, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, सब लोग यही कहेंगे कि भारत में अगर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई तुष्टीकरण की, तो ये था दशक 1991-92 का, कि जब से राम रथ जब निकला था उस टाइम से ये तुष्टीकरण की, अधोबीकरण की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। लेकिन ये लोग बिहार चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव में आप बताइए तो कभी बिहार में एक भी मुसलमान को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी? एक तो भी सिख को, पंजाबी को दिया? एक तो भी ईसाई को दिया? नहीं दिया। यूपी में देखिए एक तो भी मुसलमान को दिया। तो आपकी पार्टी इसी फिलॉसफी पे चलती है कि तुष्टीकरण करना है, एक समुदाय का वोट लेना है और एक समुदाय को टारगेट करना है और टारगेट करके विभाजन करना है। जिस दिन विभाजन करके वोट लेना है, जिस दिन मुसलमान राम का नाम लेना शुरू कर दिया, उस दिन देखिएगा ये लोग की जमीन खिसक जाएगी। और इनको जिस तरह से ममता बनर्जी से अगर चंडी पाठ करती है तो इनको एतराज हो जाता है, अगर अपना गोत्र बताती है तो इनको एतराज हो जाता है, क्योंकि इनको लगता है अरे ये तो मेरा मुद्दा है, ये तो मैं इस चीज को। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही शाकिर साहब, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, और जब आपने बोला तो इनके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ गई। आपने कहा कि जिस दिन देश का मुसलमान राम का नाम लेना शुरू कर देगा उस दिन इनकी राजनीति, इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है भाजपा वाले उससे बहुत खुश होंगे। बहरहाल इनका सवाल ये, और ये मेरा भी सवाल है, मान लेते हैं आपका आरोप सही है कि ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, ममता बनर्जी को इस बार के चुनाव में उसका जवाब ये चंडी पाठ वगैरह वगैरह, मंदिर घूमने से, फिर गोत्र बताने से क्यों देना पड़ रहा है? अगर एक ये नॉन इशू है तो ममता बनर्जी उसका हर मंच से जवाब क्यों दे रही हैं? सौरभ भाई हमको बोलना है? जी हाँ, जी आप ही को जवाब देना है। देखिए ये जो गोत्र, ये एक नॉन इशू है, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुरा जब गई थी तो वहां एक मंदिर में पूजा करने के लिए गई। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं और हमसे अच्छी तरह से राकेश भाई भी जानते हैं कि किसी भी पूजा, आप अपनी पर्सनल पूजा करने के लिए जाएंगे तो आपको पंडित जी आपका गोत्र पूछेंगे। उस टाइम में ममता बनर्जी ने बताया था हमारा गोत्र है मां माटी मानुष। इसी तरह से जब इस बार पूछा तो उन्होंने कहा मां माटी मानुष, तो वो ब्राह्मण जी ने कहा कि इस पर जो है ये आपका गोत्र नहीं है, इस पर पूजा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल गोत्र जो है वो संडेलिया है। सवाल हमारा यह है कि ये सारी बातें पहले तो सार्वजनिक तौर पर नहीं करती थी ममता बनर्जी, ये बात साफ है कि वो पहले ऐसा नहीं करती थी। इस बार किसी भी वजह से लेकिन चुनाव में उनको ये सब कुछ कहना पड़ रहा है और ये नया है, ये उनकी पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं। यही सवाल उठाता है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो गेम सेट किया उसमें आपकी पार्टी फंस तो नहीं रही? राकेश सिन्हा, अब आप जवाब दे सकते हैं शाकिर अली की बातों का। देखिए एक बात जान लीजिए कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकता जो है वह सबसे सर्वोच्च पद होता है। नागरिक के नीचे ही सारे पद होते हैं, चाहे वो भाषा का हो, जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो। इससे साधारणतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति, धर्म, संप्रदाय को बताकर वोट को लुभाने या वोट को बिगाड़ने का काम करने वाले लोग लोकतंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। ममता बनर्जी को आज चुनाव के समय में सांडिल्य गोत्र याद आता है, ये पाखंड है। यदि ममता बनर्जी को इतना अपनी हिंदू होने की पहचान के बारे में गर्व होता तो पिछले 10 साल से उन्होंने जो बंगाल को हिंदू मुसलमान में बांटा है, हिंदुओं की धर्म, संस्कृति, सभ्यता के साथ जो दोहरा व्यवहार किया वो नहीं करती। उसी अपराध बोध भी ममता बनर्जी आज कर रही है जब उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। अब तक ममता बनर्जी को विश्वास था कि 27% मुसलमान वोट अगर वो सत्ता में आएंगे। जब इस सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ बंगाल में एक जन जागृति आई, एक लोकतांत्रिक ध्रुवीकरण हुआ, तब ममता बनर्जी ने उस लोकतांत्रिक ध्रुवीकरण की ताकत को पहचाना है और उस ताकत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो बेकाम हो रहा है। दो बातें हैं, छोटी बातें सौरभ जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक अगर इसको सैद्धांतिक स्तर पर देखें तो वीर सावरकर जी ने, वी.डी. सावरकर ने औपनिवेशिक शासन के दौरान कहा था कि डी हिंदुआइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है, आने वाले समय में हिंदुआइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा। आज राहुल गांधी का जनेऊ, ममता बनर्जी का चंडी पाठ और मंदिरों में जाना, ये दिखाता है कि अब हिंदू सभ्यता, संस्कृति और विरासत से बाहर रखकर कोई राजनीतिक दल हिंदुस्तान में अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकती है। एक, लेकिन वह प्रतिबद्धता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता, संस्कृति, विरासत के प्रति प्रतिबद्धता है। हम जब हिंदू कहते हैं तो हम अन्य पूजा पद्धतियों
को अलग नहीं करते हैं। ममता बनर्जी एक विशिष्ट पूजा पद्धति को की तुष्टीकरण करके पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की राजनीति करती रही। इस बात को दूसरे तरीके से भी तो देखा जा सकता है राकेश जी, इस बात को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी या और जो आपने नाम लिया राहुल गांधी की पार्टी वगैरह, ये इनको मुसलमान भी वोट करता है, इनको हिंदू भी वोट करता है, लेकिन आपका गुजारा हिंदू वोट के एक मुश्त हुए बगैर नहीं चल सकता। आपको अगर चुनाव जीतना है तो आपको हिंदू वोट का कंसोलिडेशन चाहिए, और इसलिए आप पर इल्जाम है कि आप वो करने के लिए कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी रोहिंग्या की बात करते हैं। देखिए, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम ना हम किसी पूजा पद्धति के वोट की ना अपील करते हैं, ना उसके आधार पर हम वोट लेना चाहते हैं, ना हमने वोट लिया, ना हम वोट लेंगे। हम शुद्ध सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 3 महत्वपूर्ण आयाम है। पहला आयाम है देश की संस्कृति और विरासत। देश हिंदू संस्कृति और हिंदू विरासत है, उसको नकार कर आप भारतीय राजनीति में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम उसके आधार पर करते हैं। इन्होंने कहा मुसलमान को आपने टिकट नहीं दिया। जिस दिन मुसलमान हमारे सिद्धांत को, हमारे वजूद को, हमारे विचार को मानकर हमारे पास सदस्यता लेगा, हम टिकट देंगे। हम किसी के घर टिकट पहुंचाने इसलिए नहीं जाएंगे कि आप विशेष जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। एक हम स्पष्ट हैं इसमें। इसलिए जो मुसलमान हमारे पास आए, नकवी साहब हैं, आज नकवी साहब केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। शाहनवाज हुसैन हमारे सिद्धांत विचार से करते हैं, उनकी पूजा पद्धति इस्लाम से जुड़ी हुई है, उन्होंने पूजा पद्धति बदली नहीं है, आज बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुसलमान हमारे पास नहीं आते हैं, लेकिन हम मुसलमान होने के कारण या किसी धर्म विशेष होने के कारण न टिकट देते हैं न देंगे। दूसरी बात, हिंदू समाज, इस देश के बहुमत के मन में यह अपराध बोध ले जाना कि आप मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप धर्म की बात ना करें, हिंदू होने में गर्व ना करें, इसको हमने तोड़ा है। 1991 का रथ यात्रा वो किसी संप्रदाय के लिए नहीं था, किसी वोट के लिए नहीं था, वो हिंदू समाज की अस्मिता और भारत की सभ्यताई संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान राम के मंदिर के लिए एक यात्रा थी, जिसने पिछले 500 साल के संघर्ष को एक वो आपने जो अभी जिक्र किया 90-91 का, उसी का जिक्र अभी शाकिर अली भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दूसरे संदर्भ में किया। इन्होंने कहा कि वो दशक था जब आपकी, इनके मुताबिक आपकी विभाजनकारी राजनीति की शुरुआत हुई। शाकिर अली जवाब दें। एकदम सही सौरभ जी, मैंने यही कहा था। और ये जो अभी बताएं कि धर्म और जाति की पॉलिटिक्स, इनकी ही बुनियाद दिया हुआ है। आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम, उस टाइम में 3 पावरफुल लेडी हुआ करती थी, ममता बनर्जी, मायावती और जयललिता। आज जयललिता जी स्वर्गवास कर गई, और उनके जो सेकंड मैन थी शशिकला, उनके साथ में ये भारतीय जनता पार्टी क्या की, मायावती का मुंह इन्होंने बंद करवाया। उसके बाद आज ममता बनर्जी एक अकेले मुख्यमंत्री है पूरे भारत में, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आवाज कांग्रेस से भी ज्यादा, किसी भी दल से भी ज्यादा अगर आवाज उठाती है तो ममता बनर्जी उठाती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय शक्ति को इकट्ठा करके ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंकना चाहती है कि ममता बनर्जी को यहां से जब तक बंगाल से नहीं हटाएंगे। शाकिर साहब, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी एक बार प्रोग्राम में कहा था कि ममता बनर्जी एक बहुत शक्तिशाली मुख्यमंत्री रही हैं और 10 साल उन्होंने राज किया है, तो कम से कम महिला कार्ड तो नहीं चलेगा। ये चुनाव है और चुनाव में आप नेता के तौर पर अपनी नीतियों के साथ सामने आते हैं। अब आप महिला हैं या पुरुष हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। शशिकला जी ने अगर उन्होंने कोई अपराध किया था तो वो उसके लिए जेल गई, उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया, उनका निर्णय था। मायावती चुनाव हार गई तो इसीलिए वो अब दिखती नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको एक जैसे लड़ाई होती है राजनीतिक लड़ाई, उस तौर पर लड़ना चाहिए। नहीं रोहित भाई, आप सौरभ भाई देखिए, बात को समझिए। बात को समझने वाली बात है कि देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी में जब ये सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब थी, तो भारतीय जनता पार्टी को ये अमित शाह जी और मोदी जी को कुछ सलाह देने वाले, कुछ गलत चीज के लिए रोकने वाले ये लोग हुआ करते थे। लेकिन जब से ये लोग दो व्यक्ति जब चले गए इस दुनिया से, उसके बाद में जो है ये केवल 2 आदमियों का पार्टी बन के रह गया। और ये केवल 2 आदमियों का पार्टी बनने के बाद में ये जो है और फूला फला, ये जो इसको कहिएगा कि आपकी पार्टी में कितने लोगों की चलती है? शाकिर साहब, आपकी पार्टी में कितने लोगों की चलती है? ममता बनर्जी के अलावा और किसकी चलती है, मुझे बताइए।
नहीं, ममता सुनिए, हम लोगों के पास में वर्किंग कमेटी है, कोर कमेटी है, और ये सब आपसी बातचीत से ये पूरा पार्टी चलता है। लेकिन अरे कमेटियां तो इनकी पार्टी में भी भतेरी होंगी, बहुत सारी होंगी। आपकी पार्टी से हाल फिलहाल में जितने नेताओं ने इस्तीफा दिया, शाकिर साहब मैं तो वो बातें कह रहा हूं जो आपकी पार्टी छोड़ करके गए लोग बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ये यहां ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की चलती थी, अब उसमें एक तीसरे आदमी को ले आए प्रशांत किशोर, और अब ये तीन लोग मिलकर पूरी पार्टी को चला रहे हैं। ये हर व्यक्ति जिसने पार्टी छोड़ी, और उनकी कमी नहीं है, हर व्यक्ति ने यही बात की है। लेकिन मैं अब अभी जो आप ममता बनर्जी के बारे में कह रहे थे, मैं एक बात राकेश जी कहना चाहता हूं, मेरा सवाल भी होगा आपसे। आपने भी ऐसा कहा कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो एक बार के लिए रस्म अदायगी के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चले जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव जीतता है ये माना जाता है, भले ही सरकार उसकी चली जाए, लेकिन अपनी सीट मुख्यमंत्री सेफ रखता है। ममता बनर्जी को इतना क्रेडिट तो देंगे कि अगर वो चाहती तो सेफ सीट चुन सकती थी। आपको लगता है ममता बनर्जी यहां इसलिए आई कि यहां 30% मुस्लिम वोट है? बंगाल में ऐसी सीटें भी हैं जहां 50% मुस्लिम वोट है, ममता बनर्जी वहां से भी चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में टक्कर देकर, चुनौती देकर, क्या उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उनकी अपनी काडर जो है वो एनर्जाइज होगा? देखिए, ममता बनर्जी जी नंदीग्राम में आने के पीछे एक बड़ा क्रम में मैं नहीं आई तो पार्टी में और भी हतोत्साह होगा। सिर्फ प्रोत्साहन पैदा करने के लिए उस चुनौती स्वीकार किया और फंस गई हैं। देखिए, नंदीग्राम में उनका पराजय का मुंह देख रही है, वो स्वीकार कर ली, इसलिए पत्र लिखना शुरू कर दिया बाकी लोगों को, गैर भाजपा शासित राज्यों को के मुख्य के नेताओं को उन्होंने पत्र लिखना शुरू कर दिया है। देखिए, हार का एक महत्वपूर्ण नहीं है। नंदीग्राम की पहचान ममता बनर्जी से नहीं है। नंदीग्राम की पहचान इसलिए है कि नव उदारवाद के तहत जो काम हो रहा था, छोटे छोटे किसानों की जमीन को जो छीना जा रहा था, उसके लिए एक संघर्ष हुआ। उस संघर्ष को ममता बनर्जी जी ने नहीं लीड किया था, जो शुभेंदु जी ने संघर्ष को लीड किया था। आज टीएमसी में आपने एक सवाल पूछा कि एक व्यक्ति के अलावा कोई नहीं है। जो व्यक्ति संघर्ष करके पार्टी में आए उसको हाशिए पर डालें। देखिए शाकिर भाई, लोकतंत्र का एक बड़ा मीनिंग होता है। ममता बनर्जी कितनी लोकतांत्रिक, उसका एक उदाहरण देता हूं सौरभ जी। 2018 के पंचायत चुनाव में 58,000 सीटों में 20,076 20,076 सीटें अनअपोज्ड गई। पंचायत समिति के 9,000 में से 3,000 सीटें अनअपोज्ड जीती गई, अनकंटेस्टेड। और सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने क्या कहा, कुछ हंड्रेड्स ऑफ द सीटें, कुछ 100 सीटें यदि आप अनअपोज जीतने तो समझा जा सकता है, हजारों सीट अनअपोज्ड। यह लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की क्या प्रयास, ममता बनर्जी जी लोकतंत्र की बात कर रही हैं। आपने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की सीधे सरेआम हत्या की है, दिन दहाड़े हत्या की है, और इसीलिए पश्चिम बंगाल आपको जवाब दे रहा है। जब लोकतांत्रिक जवाब मिल रहा है तो आप चिल्ला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम विभाजन हो रहा है। क्या हिंदुओं को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? साथ राकेश जी, जो आपने जो पत्र का जिक्र किया, के खिलाफ हम एक होकर आपको पराजित करेंगे। वो आपने जो पत्र का जिक्र किया, उन्होंने देश के सारे विपक्षी नेताओं यानी गैर भाजपा दलों के नेताओं को लिखा है, और अंत में लिखा है कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो देश में बीजेपी वन पार्टी ऑटोक्रेसी लागू कर देगी, एक पार्टी का राज होगा पूरे देश के अंदर। देखिए, 52 से लेकर 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, 52 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का सभी राज्यों में और केंद्र में सरकार था। किसी ने तो ऑटोक्रेसी नहीं कहा। जनता, लोकतंत्र में जनता ही चुनती है, जनता ही प्रमाण पत्र देती है। यदि जनता भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को, नेतृत्व को, संगठन को पसंद करती है, हम पूरे देश में भगवा लहराएंगे, पूरे देश में शासन करेंगे। आप अपने सिद्धांत बदलिए, अपने नेतृत्व बदलिए, संगठन बदलिए। एक व्यक्ति के इर्द गिर्द यदि संगठन चलेगा तो वह उस पार्टी का ह्रास होगा ही। आज तृणमूल कांग्रेस के बड़े दिनेश त्रिवेदी, मैं एक उदाहरण देता हूँ। दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा के चुनकर आए थे। राज्यसभा कोई छोटी बात नहीं होती है। अभी 5 साल का समय उनका बाकी था, लेकिन ममता जी के उस राजनीतिक उत्पीड़न से, उन पर उत्पीड़न नहीं था, उनको तो रिवार्ड दिया गया था। उनको यह असहज लगा, अन्याय लगा पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ कि वे तृणमूल कांग्रेस में बने रहे। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? ठीक है, अब जो ममता जी ने चिट्ठी लिखी है शाकिर साहब, उनका कहना यह है कि हार की भूमिका है, कि चुनाव में हार तय है, तो इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए अपने लिए एक सीढ़ी तैयार की है। सौरभ भाई, बहुत ही अहम सवाल है और इस पर आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। मैं सीधे राकेश भाई से ये बात को कोट कर रहा हूं। देखिए, बंगाल चुनाव के साथ में और भी भारत में कुछ हो रहा है।
जो भारत में क्या क्या हो रहा है। आप जान रहे हैं कि 2-3 महीना से किसानों का आंदोलन हो रहा है, ठीक है, उस पर हम नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ये जो पार्लियामेंट में जो बिल पेश हुआ कि एलजी को, दिल्ली के एलजी को सुपर पावर बनाने की बात की जा रही है। दिल्ली सरकार जो शुरू से कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद बीजेपी की भी सरकार रही और अभी केजरीवाल की सरकार सेकेंड टर्म के लिए है, उन्होंने बार बार वहां आंदोलन करके यही कहा कि दिल्ली को पूर्ण दर्जा दिया जाए। लेकिन आज जो है और वहां पर दिल्ली सरकार की हाथ काटने की कोशिश पार्लियामेंट में बिल पास करके करवाया गया एलजी को पावर देके। दूसरी तरफ एक और घटना जो है उस पर आपको नजर डालना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में जो ये तीन पार्टियों का जो सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का, उस पर भी नजर पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को और उस सरकार को भी गिराने के खेल चला जा रहा है। ये देश में जो घटने वाला है और जो ये इस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, इसीलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए और बंगाल में जो चुनाव जिस तरीके से चुनाव करवा रहे हैं, ये सबको ध्यान में रखते हुए कि ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरीके से चुनाव करा रहे हैं, मतलब शाकिर साहब, बंगाल में चुनाव क्या गलत तरीके से हो रहा है? देखिए, सुनिए, इनके पूरे मिशनरी इनके हैं, सब कुछ इनके। सेंट्रल फोर्स क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, क्या सब कर कुछ रहे हैं? दिखाई दे रहा है इनको। बताइए ना क्या कर रहे हैं? क्या सेंट्रल फोर्स हर इलेक्शन में लगती है। सेंट्रल फोर्स तो हर इलेक्शन में लगती है। सेंट्रल फोर्स लगती है। आज वहां सुनिए, कैंडिडेट को पीटा जा रहा है, कैंडिडेट को देखने नहीं दिया जा रहा है कि मशीन के ऊपर जो बटन है, बटन के ऊपर कालिक लगा दिया गया है, उसको देखने नहीं दिया जा रहा, कैंडिडेट को चैलेंज करने नहीं दिया जा रहा। सीआरपीएफ मार के पुलिस जो है, एक विशेष स्टेट की पुलिस उसको मार के हटा दे रही है। तो ये सब क्या हो रहा है कैंडिडेट पर? आप एक मीडिया को भी मारा जा रहा है। आप इलेक्शन कमीशन एक तरफ पास दे दिया है, दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्स को बोला है कि आप उसको पीटो। ये दो तरह की ये दोहरी पॉलिटिक्स किस तरह से इलेक्शन कमीशन करने लगी, इसमें तो सवाल उठेगा ही। लेकिन भारत अच्छा, ये बात आज ममता बनर्जी ने भी कही है कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुनता। उन्होंने तो ये आरोप भी लगाया, राकेश सिन्हा जी, कि प्रचार की अवधि खत्म हो गई है तो भी बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी प्रचार कर रहे हैं। तो ये दोहरे पैमाने क्यों हैं? देखिए, मैं इन बातों को इसलिए महत्व नहीं देता हूं कि आरोप प्रत्यारोप को चुनाव आयोग जांच करे। चुनाव आयोग कोई नई संस्था नहीं है। 1952 से जब चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग काम कर रही है। अलग अलग पार्टियों की सरकार रहती है, चुनाव आयोग काम करती है। आप सुन लीजिए, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग था तब तो पंचायत में 20,000 सीट पर आप अनकंटेस्ट जीत गए। आज भारतीय एक कैंडिडेट की पत्नी के साथ बलात्कार की घटना, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के 85 वर्षीय वृद्धा मां की हत्या, ये क्या है? पश्चिम बंगाल की राजनीति का बर्बरताकरण ममता बनर्जी जी ने किया। लेकिन मैं एक जवाब देना चाहता हूं दिल्ली का। देखिए, जो लोग दुनिया की राजनीति को नहीं जानते वही ऐसा बोलेंगे। जहां जहां संघीय व्यवस्था है पूरी दुनिया में, संघीय व्यवस्था में जो देश की राजधानी होती है, उस राजधानी की सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं दिया गया। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, बेल्जियम की बात कर लें, वाशिंगटन की बात कर लें, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन की बात कर दें, नाइजीरिया की राजधानी की बात कर दें, अबुजा की बात कर लें, कहीं पर भी नहीं है। बल्कि दिल्ली को उन सब में सबसे ज्यादा अधिकार दिया गया है। दिल्ली यूटी था, जो एक अनौपचारिक व्यवस्था थी, उसे हमने औपचारिक किया। जुरिडिक्शनल मॉरलिटी का अरविंद केजरीवाल उल्लंघन कर रहे थे, इसीलिए उसको एक व्यवस्था के तहत लाएगा। दूसरी बात, जिस सोनिया गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है लोकतंत्र के लिए, आपको मैं बता दूं, 356 आर्टिकल जिसको डेड लेटर संविधान माना गया था, उसके तहत 8 राज्य सरकारों को बर्खास्त जवाहरलाल नेहरू ने किया, 50 राज्य सरकारों को बर्खास्त इंदिरा गांधी ने किया, 6 राज्य सरकारों को बर्खास्त राजीव गांधी ने किया, 11 राज्य सरकारों को बर्खास्त नरसिम्हा राव ने किया, 12 राज्य सरकारों को बर्खास्त मनमोहन सिंह जी ने किया, मात्र 1 राज्य सरकार को बर्खास्त लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। यह कांग्रेस की विश्वसनीयता है। यदि कांग्रेस लोकतांत्रिक होती तो ममता बनर्जी कांग्रेस से बाहर क्यों आती? ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच कोई वैचारिक पुरानी बात ज्यादा पुरानी बात हो जाएगी। उनकी पार्टी की दोस्ती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ, इसीलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया।
है और ये मुद्दा उनको सूट करता है आप पर हमला करने के लिए, इसलिए चुनाव में इस इशू को भी उठाया गया है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा दिल्ली की क्योंकि विषय अलग हो जाएगा, लेकिन इतना तो सवाल जरूर बनता है कि जब शीला दीक्षित की सरकार रही 15 साल, जब आपकी अपनी पार्टी की सरकार रही, तब आपको जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई ऐसा कोई बिल लाने की? और दूसरी बात, इस बात को सुप्रीम कोर्ट खुद तय कर चुका है कि आपके क्या अधिकार हैं और राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं, उसके बाद उसको भी सुपरसीड करके पार्लियामेंट में भी बिल लाने की क्या जरूरत थी? ये देखिए, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, ज्यूरिडिक्शनल मॉरलिटी। इसका अर्थ है कि जो आपका कार्य क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र की नैतिकता होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होता है। सौरभ जी, आप एंकर हैं, मैं आपके पैनल में एक पैनलिस्ट के रूप में बैठा हूं, हम दोनों की एक मॉरलिटी है। यदि मैं एंकर की भूमिका निभाऊं और आप मेरी भूमिका निभाएं तो फिर एक कानून ही बनाना पड़ेगा। आज अरविंद केजरीवाल एलजी की सारी भूमिकाओं को लांग रहे थे जो शीला दीक्षित जी ने नहीं लांगा। उन्होंने ज्यूरिडिक्शनल मॉरलिटी का पालन किया। भारतीय जनता पार्टी में मदन लाल खुराना जी थे, साहब सिंह वर्मा जी थे, बीच में सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रही, कभी भी ऐसी संभावना नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने विधानसभा में किस पर बहस करते हैं? कठुआ पे बहस करते हैं। किस पर बहस करते हैं? राजीव गांधी को भारत रत्न वापस ले लिया जाए। देखिए, वो जिस प्रकार की ओछी राजनीति करते हैं उसमें एक कानून ठीक है बनाना हमारी बाध्यता। ये बहस किसी और दिन के लिए रखते हैं सर। चर्चा से हम अपने आज के विषय से पूरी तरह भटक जाएंगे। फिर एक बार नंदीग्राम पर आते हुए शाकिर साहब, अब मैं एक तीसरे आदमी के बयान को बीच में ला रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी। अभी थोड़ी देर पहले आपसे हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों ममता बनर्जी जी को अपना गोत्र बताना पड़ा, फलाना फलाना। ओवैसी साहब ने भी ये पूछा है कि आज ममता जी ने भी बता दिया कि वो ब्राह्मण है, हिंदू ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो मैं तो मुसलमान हूं और दलित भी हैं वहां पर बहुत सारे, वो वर्ण व्यवस्था में बहुत नीचे हैं, तो उनका क्या होगा? आज ये हिंदू दिखाने की होड़ क्यों लगी हुई है हर किसी में? देखिए, हम आपने क्या कहा कि ममता बनर्जी ने नॉन इशू के तहत अपने गोत्र का बात किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी दिखाई कि इसको मुद्दा बनाने के लिए अमित शाह जी ने तुरंत, देखिए अमित शाह जी का निर्देश मानते हैं ओवैसी जी, और जहां जहां अमित शाह जी का प्लानिंग होता है ओवैसी जी को भेजना, वो तुरंत पहली फ्लाइट से उनको भेज देते हैं जिस स्टेट में उनको जाना हो। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, और वो अपने ऑन रिकॉर्ड बयान में कहा है कि ओवैसी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। तो आप समझिए कि ओवैसी जी वही बात उठाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को उठाने में दिक्कत है, और वो जो है, अगर वो अपनी गोत्र की बात करेंगे, ब्राह्मण की बात करेंगे, तो ओवैसी जी मुसलमान की बात करेंगे, ताकि इससे क्या हो, वोट डिवाइड हो और भारतीय जनता पार्टी को पहुंचे। जो उतने दिन से ओवैसी साहब कहां थे? 10 साल से, 5 साल से कहां थे? 10 साल की गवर्नमेंट छोड़िए, ओवैसी साहब 5 साल से बंगाल में कितने बार दौरा किया है, लेकिन नहीं, उनका टिकट जो है पॉकेट में, अमित शाह जी के पॉकेट में रहता है, फ्लाइट का टिकट। जब जहां जाना होता है उनका टिकट उनको अमित शाह जी धमाक पकड़ा देते हैं और उनको स्क्रिप्ट भी लिख के दे देते हैं। चलिए ठीक है, आपका आरोप कि ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये बताइए कि क्या इस बार मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है बंगाल में और नंदीग्राम में? शाकिर जी? नहीं, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। ओवैसी के राकेश जी एक सेकंड, जरा ये अपनी बात कंप्लीट कर लें, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। मैंने इनसे पूछा क्या पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट डिवाइड हो रहा है, पूछिए, बताइए। नहीं, पूरे मुसलमान होशमंदी का सबूत दे रहे हैं, क्योंकि पिछले बिहार का चुनाव देखा गया था कि ओवैसी जी ने कहां पर किसको नुकसान पहुंचाया है, और इस चीज को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ के मुसलमान जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है राकेश। देखिए, अब तो कुछ कहने के लिए रहा नहीं, शाकिर जी ने सब चीज़ साफ साफ कह दिया कि पूरी राजनीति मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के ऊपर आधारित है और हिंदुओं को फिर डिवाइड करके कुछ वोट लेना है। इनकी राजनीति का पूरा बुनियाद है मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति। और ओवैसी जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि 4 पुश्त पहले वे भी हिंदू ही थे,
उनका कन्वर्जन हुआ। हिंदुस्तान में 0.01% मुसलमान ही बाहर से आए। जितने मुसलमान हैं 99.9% मुसलमान भारत में कन्वर्ट हुए। अली अनवर जो जेडीयू के लीडर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी मसावत के जंग। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 99.9%। सारा सेंसस रिपोर्ट देख लीजिए औपनिवेशिक काल का। इसलिए ओवैसी साहब को हिंदू शब्द से इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए। मोहम्मदी हिंदू वे भी हैं और वे भी एक समय से हिंदू संस्कृति विरासत को न स्वीकार करेंगे तो देश की जनता में खारिज होंगे। और जहां तक ओवैसी बीजेपी के संबंध की बात है, हमने हैदराबाद में पहली बार ओवैसी को चुनौती दी है। आप चुनौती देने हैदराबाद नहीं गए, उनके दुर्ग में जाकर भारतीय जनता पार्टी ने भगवा झंडा लहराया है और आगे आने वाले समय में ओवैसी को हम हैदराबाद से उखाड़ कर फेंक देंगे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से काम कर रही है, बंगाल के बाद तेलंगाना में ही हम पहुंचने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए कौन किसके पॉकेट में है ये आपको जानकारी होती है। मैं इतना ही जानता हूं, जो लोग भी लोकतंत्र में, पंथ निरपेक्षता में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं और पकड़ते रहेंगे। शाकिर अली जी, देखिए सीधी सी बात है कि राकेश सिन्हा जी ने पूरे तरह से अपने आप को किनारा कर लिया कि साक्षी महाराज का क्या बयान पर उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार किया। मैं क्लियर आपको बोलता हूं, बंगाल की पूरी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिस तरह से बंगाल में अमन और शांति है, वो लोग पूरे जनता जो है ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट करने जा रहे हैं। इनके पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा है, इनको दूसरे जगह से पोलिंग एजेंट बुलाया जा रहा है। ये तो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी बनाया है, इन्होंने कम्युनिस्ट को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी बनाया। इनके पास पोलिंग एजेंट कहाँ है? इनके पास तो लोग ही नहीं है चुनाव करने वाले। यहाँ हेलीकॉप्टर देखने के लिए बंगाल में भीड़ लग रहा है, हेलीकॉप्टर चारों तरफ बंगाल में घूम के और शाकिर साहब, हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ तो पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठा हो जाती है और चुनाव हो चाहे ना हो, हेलीकॉप्टर देखने के लिए तो बहुत से लोग आ जाते हैं। आपने कहा कि आप पार्टियां तोड़ के इनके यहाँ पे लोग गए, वो लोग आपकी पार्टी में क्यों नहीं आए? कांग्रेस का वर्कर या लेफ्ट का वर्कर वो आपकी पार्टी में भी तो आ सकता था, वो इनकी पार्टी में क्यों गया? अरे देखिए, हमारे पार्टी में पूरी तरह से टीम तैयार है तृणमूल कांग्रेस में, लेकिन जैसे ही वो लोग को पता चला कि टीएमसी टिकट नहीं देने वाली है, भारतीय जनता पार्टी उससे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके उसको तोड़ने का काम किया। और जिसके उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, बड़े करप्शन के चार्जेस थे, उनको अपने पार्टी में ले लिया कि तुमको करप्शन से मैं बचाऊंगा, तुम आओ, जितना भी है सादा ईडी सबसे तुमको मुक्त कर दूंगा। यही तो उनके साथ में सौदाबाजी हुआ, यही तो सौदाबाजी हुआ। पूछिए उनसे। राकेश जी जवाब देना चाहिए। मैं इसका जवाब दूं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी को तो आप टिकट दे रहे थे, वो पार्टी छोड़ दिए। दिनेश त्रिवेदी जी को तो आपने 6 साल के राज्यसभा भेजा है। राज्यसभा जाने के लिए लोग कितनी मशक्कत करते हैं, उनका पूरा 5 साल का टर्म अभी बाकी था। यदि आज भी राज्यसभा में आएंगे तो ही उनको 6 साल मिलेगा, 1 साल अधिक मिलेगा। तो दिनेश त्रिवेदी, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग उदाहरण देखिए आपकी पार्टी में। एक बात सुन लीजिए, देखिए एक बात सुन लीजिए, ममता बनर्जी जी मार्क्सवादियों की हिंसात्मक राजनीति के खिलाफ संघर्ष करके आगे गए, उनके प्रति एक आदर का भाव था। लेकिन वह लोकतांत्रिक होने की जगह बुआ भतीजे की पार्टी बन गई, वो ये व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई। संघर्ष के दिनों को भूल गई। खुद हिंसा की, जो मार्क्सवादी हिंसा थी, उसको उन्होंने तृणमूल पार्टी की हिंसा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जिस बात के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, सांप्रदायिक उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष किया, फिर घुसपैठियों के साथ खड़ी हो गई। रोहिंग्या को वो अपने दिल से लगाकर बैठी हुई हैं। उनका ऐसा लगता है रोहिंग्या ही इस देश के संतान है, बाकी हिंदू इस देश के संतान नहीं है। तो जो भी इस देश को तोड़ने वाली शक्ति है, जो भी इस देश को में अराजकता फैलाने वाली ताकत है, ममता बनर्जी उसके साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी जी ऐसी ताकतों के एक स्वाभाविक मित्र हैं। इन्हें नेचुरल एलाई उन ताकतों की हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं। और साक्षी भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एक आपत्ति व्यक्त की जैसे हिंदू वाले ओबीसी पर, आप भी तो कुछ पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। क्या आप अरब से आए? क्या आप कन्वर्टेड हिंदू हैं ना, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं? यदि आप कन्वर्टेड हैं तो आपकी सभ्यता संस्कृति तो हिंदू है, पूजा पद्धति इस्लाम है, सभ्यता संस्कृति कैसे अलग हो जाएगी? यदि मैं आज धर्म बदल लूं तो क्या 1000 साल की सभ्यता संस्कृति को मैं छोड़ दूंगा? आपको स्वीकार करना चाहिए आज इंडिया टीवी पर कि मेरी सभ्यता संस्कृति हिंदू ही है, मैं भले ही कन्वर्टेड हूं। ओबीसी इस स्वीकृति के बाद ओबीसी कम से कम ऐसा बयान नहीं देंगे। ये आपका एक उनसे कि मुझे ख्याल से एक पर्सनल सा सवाल है, आप चाहे तो इसका जवाब दे सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। शाकिर अली, देखिए
मैं सौरभ भाई देखिए, ये जो राकेश भाई जो बोल रहे हैं, देखिए ये ना वो अपने बारे में बता सकते हैं ना हमारे बारे में बता सकते हैं। ये समझने वाली बात है, क्योंकि वो कन्वर्ट किए हैं, वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं या हम भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये मसला उनके साथ में भी है, हमारे साथ में केवल नहीं है। लेकिन एक बात और सौरभ भाई मैं आना चाहता हूं, जो बात मैं छूट गया। उन्होंने एक बात कहा था कि 1952 से 1957 तक कांग्रेस की अकेली पूरे राज्यों में और दिल्ली में सरकार थी। लेकिन ये भी तो राकेश सिन्हा जी को बताना चाहिए था कि 1952 से 57 तक भारत में कितने राजनीतिक पार्टियां थी और आज कितने राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है। और कांग्रेस के एक भूल के वजह से इतनी राजनीतिक पार्टियां बनी और इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और ये टुकड़े करने के बाद और चलिए ठीक है, भारत के ये बड़े मुद्दे हैं जो आपने कहा, वैचारिक मुद्दे हैं। और अब नंदीग्राम में खास तौर पर चूंकि हम नंदीग्राम की बात कर रहे हैं तो वहां पर इन मुद्दों का कितना जोर चलेगा देखते हैं। लेकिन कल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट है कि बंगाल में परिवर्तन लाना है, लेकिन वो परिवर्तन बड़ी आसानी से आ सकता है अगर ममता बनर्जी को हरा दे नंदीग्राम की जनता। तो बीजेपी की सारी उम्मीद इस पर टिकी हुई है और ममता बनर्जी के लिए चुनौती कठिन है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा और शाकिर अली आपका। अभी आपने नंदीग्राम पर यह बहस सुनी, लेकिन बंगाल से अभी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया टीवी के कैमरे पर बड़ी बात कही। आइए चलते हैं अजय कुमार और पंकज भार्गव के पास, देखते हैं चुनाव धमाका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।